हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। हमने टेंसर सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दी, अब वहां से जाके बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं टेंसर टॉपिक पे और आगे भी कंटिन्यू कर रही हूँ जब तक ये टॉपिक पूरा नहीं होता। तो इससे पहले हमने आउटर मल्टीप्लीकेशन, इनर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन टेंसर का देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम यहाँ से देखने वाले हैं सिमेट्रिक टेंसर। तो सिमेट्रिक टेंसर बेसिकली होता क्या है? तो जैसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके एंट्रीज को अगर ए आई जे लिखते हो आप तो वो सारी एंट्रीज ए जे आई के इक्वल आए, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो सीधी सी बात है, हमने टेंसर को कैपिटल ए से डिफाइन किया है। ए आई जे हमारे पास एक टेंसर है। कौन सा टेंसर है ये टेंसर है हमारे पास कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। तो ये टेंसर अगर हमारे पास ए जे आई टेंसर के इक्वल आ जाता है तो ऐसा टेंसर हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर कहलाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास एक टेंसर और होता है जिससे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, वैसे स्क्यू सिमेट्रिक हम टेंसर लेके चलेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर हमारे पास एक ऐसा टेंसर होगा, ऐसा टेंसर जिसके लिए अगर ए आई जे टाइप से हम टेंसर को डिफाइन कर रहे हैं तो ये हमारे पास माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल आ जाए, तो ऐसा टेंसर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर कहलाता है। अब जरूरी नहीं है ये हमेशा कोवेरिएंट एंट्रीज में ही होगा, ये कॉन्ट्रावेरिएंट एंट्रीज में भी पॉसिबल कंडीशन। लाइक अगर अब हम यहाँ से एक टेंसर डिफाइन कर ले ए पी क्यू आर, यहाँ एल एम ले लेते हैं, तो अगर ये हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर होगा तो कोई भी दो इंडिसेज आपको टारगेट करनी है। दो इंडिसेज बोले तो हम क्यू आर को टारगेट कर लें, तो ए पी आर क्यू एल एम, ये हमारे पास क्यू आर के रेस्पेक्ट में यहाँ से सिमेट्रिक टेंसर है। रेस्पेक्टिवली हमने यहाँ से कॉन्ट्रा के एंट्री ले लिए ताकि आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। हम सिर्फ कोवेरिएंट एंट्री नहीं ले रहे, कॉन्ट्रावेरिएंट एंट्री भी ले सकते हैं। ये हमने सिमेट्रिक के लिए दिखा है। इसी तरीके से आप स्क्यू सिमेट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये हमारे पास कैसा टेंसर हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। तो आई थिंक यहाँ से आपको डेफिनेशन क्लियर होगी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। तो यहाँ से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर पे हम हमारी पहली थ्योरम लेके चलते हैं। पहली थ्योरम कहती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज्ड बाय द टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में कहा गया है, इफ अ टेंसर इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू टू इंडिसेस इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम देन इट रिमेन्स सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू these two indices in another coordinate system। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है, अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए आई जे, हमारा कोई भी यहाँ से हमारा ए आई जी ये सिमेट्रिक टेंसर ले, तो इस सिमेट्रिक टेंसर को हम ये लिख सकते हैं ए जे आई। अगर ये सिमेट्रिक है तो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए आई जे लिखा हुआ है, तो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए बार, यहाँ से हम इसे ए बार आई जे लिख सकते हैं। तो ये ए बार आई जे को हमें यहाँ से सिद्ध प्रूव करना होगा। टू वी हैव टू प्रूव दैट ए बार आई जे इक्वल्स टू ए बार जे आई। अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी टेंसर सिमेट्रिक है तो उसके रेस्पेक्ट टू दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वो टेंसर सिमेट्रिक ही होगा। तो अब अगर हम यहाँ से लेके चलें ए बार आई जी, ये तो हमें यहाँ से गिवन है कि टेंसर हमारे पास सिमेट्रिक है। अगर ये गिवन है तो हमें यहाँ से ये प्रूव करना है। तो प्रूफ लेके चलें ए बार आई जे। अगर यहाँ से बाय द टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सिंप्लीफाई करें तो ए पी क्यू इन टू में क्या आएगा? डेल एक्स बार, यहाँ से एक्स बार तो नीचे आएगा, यहाँ से आई और जे सब्सक्रिप्ट में है तो डेल एक्स बार आई आ गया, यहाँ से आ जाएगा डेल एक्स बार जे। आई के रेस्पेक्ट में पी है और जे के रेस्पेक्ट में क्यू है। तो ये इस तरीके से यहाँ से टेंसर को हम लिख सकते हैं। तो अब अगर हमने यहाँ से ए आई जे को सिमेट्रिक टेंसर लिखा है तो आइए यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर ए आई जे हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर है तो इसके रेस्पेक्ट में ए पी क्यू भी तो हमारा सिमेट्रिक टेंसर ही होगा। और अगर ए पी क्यू हमारे पास सिमेट्रिक होगा तो ए क्यू पी लिखा जा सकता है इसे। तो अगर इसे हम चेंज कर दें तो ए क्यू पी लिख सकते हैं, ये हमारे पास इसके इक्वल आएगा। रेस्पेक्टिवली ये तो मल्टीप्लीकेशन में है तो इन एंट्रीज को हम आगे पीछे लिख देते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी यहाँ से इन इंडिसेज में। तो यहाँ से डेल एक्स पी डिवाइडेड बाई डेल एक्स बाई बार आई आ गया। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ए बार जे आई तो लिखा हुआ है, तो ए बार आई जे इक्वल्स टू ए बार जे आई आ गया। तो यहाँ से अगर कोई भी टेंसर हमारे पास एक सिस्टम कोऑर्डिनेट्स में सिमेट्रिक है तो दूसरे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट में भी ये हमारे पास सिमेट्रिक ही होगा। बट यहाँ से हमने ये नहीं किया सिमेट्री डिफाइन करने के लिए दो इंडिसेस जो इंटरचेंज किए वो कॉन्ट्रावेरिएंट है तो कॉन्ट्रावेरिएंट में ही चेंज किए। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रावेरिएंट को आप कोवेरिएंट में कर रहे हो, ये सिर्फ यहाँ से एक कंडीशन में पॉसिबल है। इसका एक्सेप्शन हमारे पास अपवाद जो है वो डेल्टा आई जे है। क्रॉनिकल डेल्टा होता है, इसमें डेल्टा आई जे इक्वल्स टू डेल्टा जे आई होता है। अदरवाइज बाकी टेंसर में ये कंडीशन नहीं होती। हमें यहाँ से ये ध्यान रखना है। ये हमारे पास एक काउंटर कंडीशन है, बाकी कंडीशंस में ऐसा नहीं है। अगर आपने ए
पी एम लिखा हुआ है, तो इसको आप यहाँ से अगर ये सिमेट्रिक है तो ये नहीं लिख सकते हो ए एम पी, इनको आपस में इंटरचेंज नहीं करते सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए यहाँ से कॉन्ट्रा एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री के इक्वल इंटरचेंज करेंगे, कोवेरिएंट एंट्री को कोवेरिएंट एंट्री के इंटरचेंज में चेंज करेंगे। सिमिलरली अगर हम अगली थ्योरम डिस्कस करें, नेक्स्ट थ्योरम कहती है इफ अ टेंसर इज स्क्यू सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू अ पेयर ऑफ इंडिसेस इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम देन इट इज सो इन द अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसे हमने पहला स्टेटमेंट देखा, पहले स्टेटमेंट में सिमेट्रिक टेंसर कहा गया था। सिमेट्रिक टेंसर अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिमेट्रिक है तो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी सिमेट्रिक कहा गया था। ठीक इसी तरीके से इसमें कहा जाएगा अगर एक टेंसर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यहाँ से ए पी क्यू लेके चलते हैं। ए पी क्यू हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए पी क्यू को माइनस ऑफ ए क्यू पी, एंट्रीज को इंडिसेस को हमने इंटरचेंज कर दिया तो ये आ गया। इम्प्लाइज हमने ये कहा है ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमें यहाँ से गिवन है। तो हमें यहाँ से प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट हियर ए बार आई जे इक्वल्स टू हमें लाना है माइनस ऑफ ए जे आई की। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमें से स्क्यू सिमेट्रिक ही प्रूफ करना है। तो अब यहाँ से प्रूफ हम लेके चलें, तो अब अगर हम यहाँ से इसका प्रूफ लेंगे तो इसमें हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ए बार आई जे को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करेंगे तो ए पी क्यू में लिख देते हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई जे, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंडिसेस पी क्यू ले आए। तो यहाँ से आई और जे कॉन्ट्रा पोजिशन में है, कोवेरिएंट पोजिशन में सॉरी, तो डेल एक्स बार आई आ गया, डेल एक्स बार जे आ जाएगा। आई के रेस्पेक्ट में पी है तो आई के रेस्पेक्ट में हमने यहाँ से पी लिख दिया, जे के रेस्पेक्ट में क्यू लिख दिया। अब हमने यहाँ से ये लेके चले हैं ए पी क्यू हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर है, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है, तो इसे हम माइनस ऑफ ए क्यू पी के इक्वल लिख सकते हैं और इन एंट्रीज को भी इंटरचेंज कर देते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। इसको हमने यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया है। तो अब अगर यहाँ से हम देखें तो ये एंट्री हमारे पास किसके इक्वल है, ए बार आई जे हम लिख के चले थे, ये माइनस हमने लगा दिया, तो ये जो एंट्री है ये हमारे पास ए बार जे आई के इक्वल ही तो आ रही है। तो ये हमें दिखाता है ये भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ही तो हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर आ गया। हमें यहाँ से यही दिखाना था, अगर टेंसर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है तो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। इम्प्लाइज हमारी थ्योरम प्रूफ हुई। यही से हम सिमेट्रिक टेंसर की अगली थ्योरम लेके चलते हैं जो कहती है अ सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 हैज एट मोस्ट n into n+1 डिवाइडेड बाय 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स इन Vn। हमें यहाँ से ये दिखाना है। तो यहाँ से हमें कहा गया एक सिमेट्रिक टेंसर में इतने डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। तो अगर हमें यहाँ से कंपोनेंट दिखाने, सबसे पहले तो हमें कोई भी एक सिमेट्रिक टेंसर लेना है, लाइक ए आई जी ले लेते हैं। तो इसमें टोटल कितनी एंट्रीज होगी, आई के लिए अगर जैसे एक्स आई लिखते हैं तो एक्स आई के लिए आई इक्वल्स टू 1 to n लेते हैं तो टोटल n डिफरेंट एंट्रीज होती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ से ए आई जी 2 एंट्रीज है तो n इंटू एन इम्प्लाइज टोटल हमारे पास कितनी एंट्रीज होगी, n स्क्वायर टोटल एंट्रीज होगी। तो अगर ए आई जी की एंट्री को हम लिखें तो ये तो आएगी, पहले एंट्री A11, नेक्स्ट एंट्री A12, तीसरी एंट्री A13 एंड देन सो ऑन। यहाँ से एंट्री आएगी A1n रेस्पेक्टिवली। दूसरी रो में A21, A22, A23, A2n टाइप की एंट्री आएगी। इसी तरीके से हम A31, A32, A33 एंड देन सो ऑन A3n आएगा। इसी तरीके से अगर हम चलते जाएं तो लास्ट रो आएगी AN1, AN2, AN3 एंड देन सो ऑन ANN। इसी टाइप से एंट्री आएगी हमारे पास। तो जैसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ से सिमेट्रिक टेंसर लिख दिया है। तो अब अगर हम इसमें यहाँ से देखें तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक टेंसर में यहाँ से ये जो n एंट्रीज है ये तो हमारे पास यहाँ से डिस्टिंक्ट ही है, इनका तो किसी से कोई वास्ता नहीं है, ये इनका तो कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से ये एंट्रीज तो हमारे पास डिफरेंट ही होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एन डायगोनल एंट्रीज, एन डायगोनल एंट्रीज। तो ये एंट्री हमारे पास किसी में भी डिपेंड नहीं कर रही। ये एंट्रीज अगर हमारे पास किसी दूसरे एंट्री पे डिपेंड नहीं करी तो ये एंट्रीज हमारे पास क्या होगी, ये एंट्री होगी हमारे पास इंडिपेंडेंट, दूसरे पे निर्भर नहीं करी तो ये अपने स्वतंत्र होगी। स्वतंत्र होने से हमने इन्हें इंडिपेंडेंट एंट्रीज कह दिया है। तो एन डायगोनल एंट्रीज तो इंडिपेंडेंट होगी। अब अगर हम यहाँ से लिख, फर्स्ट रो में टोटल एन एंट्री थी, सेकंड रो में भी टोटल एन एंट्री थी, थर्ड रो में भी टोटल एन एंट्री थी। इसी तरीके से हर रो में हमारे पास कितनी ये टोटल एंट्री थी, हम यहाँ से ये लिख रहे थे। अब इस एन एंट्री में हमने यहाँ से ये एक एलिमेंट की वैल्यू अलग से फाइंड आउट कर ली इन एन में। तो अब हम हमारे पास यहाँ से कितनी एंट्री बची, n-1। तो हमारे पास टोटल कितनी एंट्रीज होगी, n-1 एंट्रीज होगी। तो लाइक अगर हम यहाँ से n-1 एंट्रीज का सम फाइंड आउट कर लें, n-1 हमें फाइंड आउट करना है प्लस
इसके नेक्स्ट अगर देखें, इसके नेक्स्ट में हमने जैसे इन एंट्रीज को फाइंड आउट कर लिया, मान लो A12 हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो A21 अपने आप फाइंड आउट हो गया क्योंकि सिमेट्रिक टेंसर है। सिमेट्रिक टेंसर है तो Aij इक्वल्स टू AGI होगा, तो जो A12 की वैल्यू आएगी वो ही A21 की आएगी, जो A13 की वैल्यू आएगी वो ही A31 की आएगी। मतलब अगर आपने फर्स्ट रो की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो उसके रेस्पेक्टिव हमारे पास फर्स्ट कॉलम की वैल्यू अपने आप फाइंड आउट होगी। तो अब अगर हम यहाँ से सेकंड रो में देखें तो सेकंड रो में एक एंट्री, तो ये एक एंट्री, ये दो वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब कितनी एंट्री बची है? n-2। अब हमने इन n-2 एंट्री को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ से इन n-2 एंट्री को फाइंड आउट कर लिया है तो जो वैल्यू इन n-2 एंट्री की आएगी वो सेम वैल्यू जो इन n-2 एंट्रीज की आएगी, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अब हमारे पास थर्ड रो में कितनी डिस्टिंक्ट एंट्री बची है जो हमें फाइंड आउट करनी है? 1 2 3 तो हम फाइंड आउट कर चुके, टोटल n3। अब हमने n-3 फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से अगली एंट्री n-3 एंट्री होगी। इसी तरीके से चलते जाएंगे, लास्ट रो तक तो हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं बच रही है, ठीक है। तो इससे पहले वाले में हमारे पास यहाँ से इससे ऊपर वाली रो अगर देखते हैं तो उसमें एक एंट्री बचेगी, तो एक एंट्री यहाँ से जैसे an-1 आएगा हमारे पास, यहाँ से एंट्री है, तो इसके बाद एक एंट्री और बचेगी ना, तो टोटल इस तरीके से ये सम चलते चलते 1 तक आएगा। तो हमने यहाँ से गॉस लॉ से पढ़ा है n नेचुरल नंबर्स का सम, तो यहाँ से ये भी तो हमारे पास n नेचुरल नंबर का है, तो सम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 2 3 and so on n-1 तक चल रहा है। तो n नेचुरल नंबर्स का सम हमारे पास क्या लिखा जाता है? सम ऑफ n इक्वल्स टू n इंटू n+1/2 होता है। तो n हमारे पास ये हाईएस्ट एंट्री होती है, इसकी हाईएस्ट एंट्री n-1 है, तो n-1 इंटू n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 आएगा, प्लस माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमने n डायगोनल एंट्रीज इंडिपेंडेंट थी, प्लस हमारे पास अब कितनी एंट्री इंडिपेंडेंट है? n-1 डिवाइडेड बाई 2 नॉन डायगोनल एंट्रीज है, तो नॉन डायगोनल एंट्रीज विच इज इंडिपेंडेंट। सो टोटल एंट्रीज कितनी होगी? सो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, टोटल एंट्रीज आ जाएगी हमारे पास यहाँ से n प्लस n इंटू n प्लस -1/2। सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2, और n कॉमन ले लेंगे तो n इंटू n प्लस 1/2 एंट्रीज। तो ये हमारे पास इसकी टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्रीज आएगी, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से हमने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया। इन केस अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ना समझ आए तो दूसरा देखें। नेक्स्ट मेथड अगर हम यहाँ से देखें, एक तो हमने यहाँ से ये दिखा था n डायगोनल एंट्रीज, तो हमारे पास यहाँ से ये डिस्टिंक्ट ही थी, ये एंट्रीज डिस्टिंक्ट थी। तो यहाँ से अगर ये एंट्रीज हमारे पास डिस्टिंक्ट थी तो टोटल एंट्रीज Aij इक्वल्स टू AGI, सिमेट्रिक टेंसर लिया है, यही होगा हमारे पास यहाँ से। जो A13 की वैल्यू आई है वो ही A31 की आएगी, A35 की जो वैल्यू आएगी सेम वैल्यू A53 की आएगी। तो अगर हम यहाँ से देखें n डायगोनल एंट्रीज तो डिस्टिंक्ट हो गई, उसके अलावा टोटल कितनी एंट्री थी? n इंटू n स्क्वायर एंट्री थी, n स्क्वायर में से n एंट्री निकाल दे तो बाकी बची हुई एंट्री आ गई, ये एंट्री आएगी आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो अब अगर हमारे पास ये नॉन डायगोनल एंट्री अगर आई है तो यहाँ से आधी आधी एंट्री बराबर होगी, लाइक जो इस डायगोनल के ऊपर की एंट्री है वो डायगोनल के नीचे की एंट्री के बराबर होगी। तो यहाँ से हमारे पास इंडिपेंडेंट एंट्री कितनी आएगी? इंडिपेंडेंट एंट्री इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगी इसकी आधी आएगी n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। तो सो टोटल अगर एंट्रीज देखें तो टोटल एंट्री कितनी आ गई? n तो डायगोनल एंट्री थी और n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 नॉन डायगोनल एंट्री थी। इसको सिंप्लीफाई कर लें, n इंटू n प्लस 1/2 हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्रीज, जो हमें यहाँ से प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ करने का मेथड थोड़ा शॉर्टकट में है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। So the next theorem is for skew symmetric tensor. Skew symmetric tensor की थ्योरम कहती है skew symmetric tensor of rank 2 has n into n-1/2 independent component in Vn. तो अब हमें यहाँ से स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर की रैंक बतानी है सीधी सी। तो अब अगर स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर की प्रॉपर्टी देखें तो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर बेसिकली होता क्या है? ऐसा टेंसर जो Aij इक्वल्स टू माइनस ऑफ AGI टाइप से लिख सके। स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर में भी टोटल कितने कंपोनेंट होंगे? n स्क्वायर कंपोनेंट्स होंगे टोटल। तो अगर n स्क्वायर टोटल हमारे पास यहाँ से कंपोनेंट्स है, तो अगर हम यहाँ से देखें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर अगर यहाँ से लिखेंगे तो सबसे पहले n क्रॉस n का टेंसर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसमें हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल एंट्रीज हमारे पास
इक्वल्स टू 0 होती है। ये आप किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से आपको पता होगा। तो इसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास कितनी होगी, डायगोनल एंट्री टोटल n होगी, n क्रॉस n का स्क्यू सिमेट्रिक आंसर है हमारे पास। तो यहाँ से डायगोनल एंट्री n होगी विच इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 आएगी। तो सीधी सी बात है, n एंट्रीज तो हमारे पास डायरेक्टली हम कह सकते हैं वो तो आ गई 0। अब नॉन डायगोनल एंट्री हमारे पास बची कितनी, नॉन डायगोनल एंट्री हमारे पास टोटल कितनी बच रही है, नॉन डायगोनल एंट्री बच रही है हमारे पास, टोटल n स्क्वायर एंट्री थी जिसमें से n एंट्री 0 आ गई, तो नॉन डायगोनल एंट्री ये आ गई। अब सीधी सी बात, अगर आप 3x3 की कोई मैट्रिक्स ले रहे हो, लाइक यहाँ से हमारे पास ये एंट्री डायगोनल एंट्री तो हम कह रहे हैं 0 आएगी स्क्यू सिमेट्रिक में। अब अगर ये एंट्री 5 है तो ये -5 होगी रेस्पेक्टिवली, अगर ये एंट्री 4 है तो रेस्पेक्टिवली ये -4 होगी, अगर ये 2 है तो इसके रेस्पेक्टिव -2 आएगी। इसी तरीके से तो लिखेंगे। तो हमने सिर्फ एक एंट्री फाइंड आउट करनी पड़ी, उसके रेस्पेक्टिव दूसरी एंट्री आ गई। एक एंट्री हमें ये फाइंड आउट करनी पड़ी, उसके रेस्पेक्टिव ये आ गई। इसी तरीके से एक एंट्री फाइंड आउट की ये आ गई। तो अगर हम यहाँ से डायगोनल के ऊपर वाली एंट्री फाइंड आउट कर ले, डायगोनल के नीचे वाली एंट्री रेस्पेक्टिवली आ जाएगी। तो यहाँ से इंडिपेंडेंट एंट्री कितनी आएगी, इंडिपेंडेंट एंट्री कितनी आई, आधी एंट्री तो इंडिपेंडेंट आई है विच इज इक्वल्स टू n² - n/2। यही हमारे पास यहाँ से इसका रैंक या रैंक आ जाएगी यहाँ से, या फिर जो हमें गैप फाइंड आउट करना था डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स थे, इंडिपेंडेंट तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास कितने आ गए, n कॉमन ले लें तो n × n - 1/2 ये आ गए हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हमें फाइंड आउट करने थे। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।